गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 जो कि आप लोगों के हिस्ट्री से रिलेटेड है, नाजिज्म इन जर्मनी एंड वर्ल्ड वॉर 2, ये चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम्स में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को। तो ये लॉन्ग चैप्टर है थोड़ा, तो इसको हम लोग 2 या 3 वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर 2 से 3 ऐसी आइडियोलॉजीज यानी कि विचारधारा हम लोग को अलग अलग विचारधारा देखने के लिए मिलती है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। किसी देश में डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जैसे हम लोग अमेरिका वगैरह में देखते हैं। किसी देश में कम्युनिज्म या सोशलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो किसी देश में कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ हैं उसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाले या मानने वाले आइडिया के लोग रहते हैं। तो डेमोक्रेसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि रूल ऑफ पीपल या रूल ऑफ लॉ। एक क्या होता है, वहाँ के लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिले होते हैं और उनके पास में सरकार चुनने की क्या होती है, फ्रीडम होती है। डेमोक्रेसी में ये हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद आता है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। कम्युनिज्म हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है, रशियन रिवॉल्यूशन में, कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी आती है जो कि किसको, वर्कर को या फिर वर्कर और जो पीजेंट है, किसान यानी कि गरीब लोगों को या कॉमन पीपल को ज़्यादा सपोर्ट करती है। और ये सभी के लिए क्या होता है, देश को सभी के लिए कॉमन मानती है। देश के जो रिसोर्सेस हैं उसको, उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। ये सोशलिज्म या कम्युनिज्म का मानना होता है। और वहीं ये कम्युनिज्म जो है वो पैसे वाले लोगों को क्या करता है, पैसे वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। लेकिन जो डेमोक्रेसी है ये पैसे वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, अमेरिका वगैरह जैसे हम लोग बोल सकते हैं, या सभी को कॉमन जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। फिर आते हैं हम लोग कंजर्वेटिव जो आइडियाज़ के जो लोग रहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी यानी कि जो पुराने परंपरा को मानते आ रहे हैं या पुराने विचारधारा को मानते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव या रूढ़िवादी बोलते हैं। अब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट में आप लोगों को अभी जो बता रहे थे, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी जो लोग हैं उनको बोलते हैं, यानी कि जो पैसे वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोग अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब कंट्रीज़ की बात करेंगे तो, क्योंकि ये सब हमको आगे समझने में काम आएगा। वैसे ही जो कम्युनिस्ट है ये क्या करते हैं, पुअर जो वर्कर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, इनके अधिकारों को लेकर ज़्यादा, यानी कि इनका रूल होना चाहिए। कैपिटलिस्ट लोगों का यानी कि पैसे वाले लोगों का ही पावर नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो मिडिल क्लास या फिर वर्कर या पीजेंट है उनके पास में होना चाहिए। ये कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसका मानना होता है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो कंजर्वेटिव जो मूवमेंट हुए या जो फैसिज्म हुआ। अब ये जो वर्ड आता है फैसिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं फासीवाद, ये क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फासिज्म क्या होता है, ये आइडिया को हम लोग समझते हैं। तो जो कंजर्वेटिव आइडिया है उसी को हम लोग फासिज्म बोल सकते हैं। तो जैसे क्या हुआ, मिडिल क्लास जो है ये ज़्यादातर लोग फैसिज्म को फॉलो करने वाले होते हैं। अब इसमें से जो यूरोप में जो मिडिल क्लास था वो फैसिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वो भी जर्मनी या इटली जैसे देश में हम लोग देखेंगे। तो मिडिल क्लास में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जो किसान है, मिडिल जो फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, जो दुकानदार हो गए, ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है और ना ही वो उतने ज़्यादा पुअर हैं, गरीब हैं, तो उनको हम लोग मिडिल क्लास बोल सकते हैं। इसके बाद ये, अब इनको क्या होता है, मिडिल क्लास को दोनों से दिक्कत हो जाता है, कैपिटलिस्ट से भी प्रॉब्लम होता है और कम्युनिज्म से भी इनको प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि देखो इनको क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट हैं ये, इनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये क्या होते हैं, कैपिटलिस्ट जो हैं वो मिडिल क्लास वालों को उनका ट्रेड यानी कि उनका बिजनेस चलने नहीं देते हैं। मिडिल क्लास वाले जो ट्रेडर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनका उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। तो इसके कारण से ये कैपिटलिस्ट का विरोध करते हैं, है ना। वहीं पर ये अपोज करते हैं कि इसका, कम्युनिज्म को भी अपोज करते हैं। कम्युनिज्म क्या बोलता है, मान के चलो सबके पास में क्या हो गया, जैसे मान के चलो घर में एक क्या हो गया, खाना बनाने वाली मान के चलो एक मम्मी हो गई, है ना। तो और लेकिन बाकी जने को खाना नहीं बनाने आता है, तो क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, लेकिन सबको जो है खाना वो इक्वली देती है ना, सबको खाना देती है बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिज्म, यही चीज क्या होता है, कम्युनिज्म होता है। लेकिन कैपिटलिज्म क्या है, अगर मान के चलो कि क्या हो गया, किसी बाहर में चले गए हम लोग, घर में नहीं है,
तो क्या हो गया, वहां पर जिसको खाना बनाने आता है वो अपना बनाएगा और खाएगा, और जिसको नहीं आता है वो क्या हो जाएगा, भूखे मरेगा। वैसे ही तो कैपिटलिज्म यही चीज है जी, जिसके पास पैसा है वो ट्रेड करे, बिजनेस करे और फायदा कमाए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब है अगर कोई, तो उसका देख रेख करने वाला है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, कम्युनिज्म में क्या होता था, इनका जो लैंड है, जमीन है, वो छीन लिया जाता था। जैसे बताया थे जर्मनी में नेशनलाइज कर दिया गया था, तो इनका लैंड ले लिया जाता था और पुअर पीजेंट्स में बांट दिया जाता था। तो जो मिडिल क्लास थे उनको कैपिटलिज्म से भी दिक्कत था, ज्यादा पैसे वाले लोगों से भी, और कम्युनिज्म जो वर्कर्स और पीजेंट को सपोर्ट करता था उनसे भी प्रॉब्लम हुआ करता था। तो यही लोग जो थे वो किसको मानते थे, फैसिज्म को मानते थे। अब ये फैसिज्म क्या है ये और आगे हम लोग देखेंगे। और फिर एक क्या चीज था कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट थे, ये भी वर्ड आप लोगों को बताए थे। अल्ट्रा नेशनलिस्ट मतलब क्या होता है, अति राष्ट्रवादी। अति राष्ट्रवादी मतलब कि क्या हो गया, ये अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब ये देशभक्त तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पर एक्सट्रीम में चले जाते हैं, और ये अपने देश के लिए मारने मरने पर भी उतारू हो आते हैं, और दूसरे कंट्री का हमेशा विरोध करते हैं, हमेशा अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में क्या हो गया, जो जर्मनी और इटली जैसे देश हैं ये सब इनको फॉलो करते हैं, ये भी आप लोगों को बता दिए। अब फैसिज्म क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, किसको हम लोग फांसीवाद या फैसिज्म बोलेंगे, या इसी को हम लोग नाजीवाद बोलते हैं। देखो फैसिज्म जो है ये इटली के लिए, इटली में ज्यादा इसको फॉलो किया गया, और सेम आइडियोलॉजी वही है जो जर्मनी में हम लोग देखेंगे तो नाजी पार्टी जो हिटलर का आया था वो नाजिज्म को फॉलो करता था। तो वन बाय वन हम लोग इसके कैरेक्टर्स या इसके फीचर्स को समझते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा गया है कि फैसिस्ट या फैसिज्म के क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं या कैरेक्टर होते हैं। तो अभी जैसे बताया कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं, और ये मिलिट्रिज्म को यानी कि सैन्यवाद को, आर्मी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इनका ये मानना रहता है कि हमारे लिए देश ही सब कुछ है, और ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर क्या होते हैं, अपने देश को सुप्रीम मानते हैं और बाकी देश को क्या मानते हैं, लोअर मानते हैं, यानी कि निम्न मानते हैं, इंफीरियर मानते हैं। और ये मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं कि मिलिट्री का रूल होना चाहिए, मिलिट्री के पास में पूरी पावर होनी चाहिए, सरकार के पास में उतनी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है इनका जो फीचर्स है। उसके बाद में ये सिंगल पार्टी सिस्टम को सपोर्ट करते हैं कि देश में एक से ज्यादा पार्टी नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी होना चाहिए, उसी में इलेक्शन होना चाहिए। क्यों ऐसा मानते हैं, तो ये तो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, तो वही चीज बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब अलग अलग क्लास के बीच में, लोअर क्लास अपर क्लास, इसके बीच में डिफरेंस होता है। तो ये क्या चाहते हैं, सिंगल पार्टी होना चाहिए, है ना, कि हमको ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। ऑप्शंस होने से क्या होता है, लोग जो है वो अपने में ही लड़ाई करने लग जाते हैं, या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है, भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा चीज ये क्या है कि ये डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो ये क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए इनका, एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो देश को क्या कर सके, देश की रक्षा कर सके, देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और इसीलिए एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे। जैसे नाजी पार्टी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे जर्मनी में, तो उस टाइप से ये फॉलो करते थे। उसके बाद ये ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने परंपरागत, जो पुराने सोच है, उसको ज्यादा ये प्रेफरेंस देते थे। सोशल वैल्यूज को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। जैसे कैसे, वुमेन्स को जैसे पहले हम लोग भी इंडिया में भी देखते थे कि इनको घर का काम जो है वो करने के लिए दिया जाता था, या बच्चों का देखभाल करना है उसके लिए बोला जाता था। तो केवल वुमेन्स को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, घर का ही काम करने बोलते थे। जो बड़े लोग हो गए, या जैसे हम लोग देखते हैं इंडिया में जैसे ब्राह्मण हो गए, तो उनको सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये वैसे भी इनके जो हाई क्लास के लोग, जो लोग थे हाई पोजीशन में, उनको क्या होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इस टाइप से। और ये इक्वालिटी को अपोज करते थे। देखिए इक्वालिटी यानी कि हम लोग बोलते हैं कि समानता होनी चाहिए, लेकिन ये बोलते हैं कि समानता नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े होने चाहिए, कुछ लोग छोटे होने चाहिए, और छोटे लोग बड़े लोगों का क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको सम्मान देंगे। और एक चीज क्या होता था, ये नस्लवाद या जातिवाद को बढ़ावा देते थे। मतलब ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे, सुप्रीम मानते थे, और दूसरे लोगों को इंफीरियर मानते थे, यानी कि छोटा मानते थे। जैसे अगर हम लोग बोल दें कि इंडिया में है, तो हम लोग इंडियंस ही सबसे क्या है, सुप्रीम है, और बाकी जो दूसरे लोग हैं वो क्या है, खराब है। तो ये चीज ऐसे ही, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा ही सोच इन लोग रखते थे जो फैसिज्म या नाजिज्म को मानने वाले लोग थे। तो जो जर्मन थे,
जो हिटलर था वो आर्यन रेस किसको बोला गया है, जो प्योर जर्मन है, मतलब कि जो जर्मन में ही पैदा हुए हैं, जर्मनी में ही पैदा हुए हैं, जो जर्मन के मूल रहने वाले हैं, उन्हीं को क्या बोला गया, आर्यन रेस। तो ये इनको सुप्रीम मानते थे, बाकी सबको इंफीरियर मानते थे। तो आप लोगों को फैसिज्म और नाइसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। तो देखो, जो फैसिस्ट जो पार्टी था वो कहाँ पर था, इटली में था, है ना, फासिस्ट पार्टी। अब इन्हीं लोगों ने क्या कर लिया था, जो फैसिज्म को मानते थे उन लोगों ने एक पार्टी बना लिया, उसका नाम दे दिया फासिस्ट पार्टी। और ये कहाँ पर था, इटली में था। उसके लीडर कौन थे, मुसोलिनी। तो मुसोलिनी करके एक लीडर थे, जो कि बाद में चल के डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया, पूरा पावर अपने पास ले लिया, और 1920 में पूरा पावर अपने पास ले लेता है। और ये जो फासिस्ट पार्टी था, इटली का जो लीडर था मुसोलिनी, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जर्मनी के बारे में। तो जर्मनी में क्या था, जर्मनी में भी अभी जो फैसिस्ट, अभी जो आइडियोलॉजी जो बताए हैं, नाजी जो पार्टी है वो जर्मनी में नाजी पार्टी करके एक पार्टी हुआ करती थी, जैसे सोशल, है ना, इनका फुल फॉर्म क्या है नाजी पार्टी का, द नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, ये क्या है, नाजी पार्टी का फुल फॉर्म है। शॉर्ट में आप लोग नाजी ही याद रखेंगे। और जैसे मुसोलिनी में जो फैसिस्ट पार्टी थी उसके लीडर थे मुसोलिनी, वैसे ही बता रहे थे। तो यहाँ के जो लीडर कौन थे, हिटलर। इनका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत बड़े डिक्टेटर माने जाते हैं। उसके बाद अभी इसके कारनामे हम लोग देखेंगे। तो ये जो है 1932 में, 1932 में क्या होता है, इलेक्शन होता है। कहाँ पर इलेक्शन होता है, जर्मनी में। और वहाँ पर फिर ये चांसलर बनाए जाते हैं। चांसलर वो जैसे हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता है। तो जर्मनी के चांसलर बनाए जाते हैं 1934 में। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग समझने वाली बात यह है कि बोला जाता है ऐसा कि एक गोली ने क्या करा दिया, वर्ल्ड वॉर 1 करा दिया, और एक गोली ने क्या करा दिया, वर्ल्ड वॉर 2 करा दिया। अब ये क्या है, एक गोली एक बुलेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक गोली नहीं चले रहता वही आर्क ड्यूक फर्नांडिस को, तो शायद वर्ल्ड वॉर नहीं होता। लेकिन वो आर्क ड्यूक फर्नांडिस को मार दिया गया था सर्बिया में, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। और बोला जाता है कि हिटलर उस समय जर्मनी की सेना में था, आर्मी में था, और अगर हिटलर को मार दिया जाता, हिटलर को एक आर्मी पर्सन ने छोड़ दिया था, तो अगर हिटलर को वो गोली मार दिया रहता तो आज जो हिटलर के कारण जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ वो शायद नहीं हो सकता था। तो यही एक गोली जो क्या हुआ, नहीं चलना था वो चल गया, और एक गोली जो चलना था वो नहीं चला। इसी के कारण बोलते हैं कि एक गोली के कारण वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, और एक गोली के चलने से और एक गोली के नहीं चलने से वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो ये सब आप लोगों के एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन ये समझने वाला बात है। तो अब यहाँ पर हिटलर जो है इतना पॉपुलर क्यों हुआ, जर्मनी में लोग उसको इतना क्यों मानते थे, इसको हम लोग देखने वाले हैं हिटलर के बारे में। देखो, आप लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 बताया है 1914 से लेकर 1918 तक। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 चलता है, 1918 में खत्म हो जाता है। 1919 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में आप लोगों को बता चुके हैं। तो 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स होता है, जिसमें जर्मनी के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, आर्मी रखने से मना कर दिए थे, बहुत सारा पैसा उसको देना था। जर्मनी का बहुत सारा जो उसने जीता था फ्रांस एरिया, उसको वापस देना था। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो था ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक स्थिति था जर्मनी के लिए। और जर्मनी के लोग चाहते थे कि उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो वापस कोई दिला सके। तो यही काम हिटलर ने किया। तो हिटलर ने क्या किया, जर्मनी के लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने ऐसा ऐसा भाषण दिया लोगों को, जब वो भाषण देता था तो बहुत सारे लोग उसको सुनने आते थे। तो उसने ऐसा लोगों को कनेक्ट किया और उनको विश्वास दिलाया कि जो जर्मनी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है जो गया है वो उसको वापस दिलाएगा। और जर्मनी का हालत भी बहुत खराब था उसका। जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 में बताया था आप लोगों को, 1933 तक जो चला था 4 साल में, जर्मनी के पास पैसा ही नहीं था, लोगों के पास नौकरी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा जर्मनी का जो इकोनॉमिक जो कंडीशन था वो खराब हो चुका था। अब जो हिटलर था और उसकी जो पार्टी थी नाजी पार्टी, वो आइडियोलॉजी लेकर चलती थी। ये ज्यूस से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, घृणा करते थे, बहुत ज़्यादा इनको हेट करते थे। ज्यूस यानी कि ये क्या होते हैं, यहूदी होते हैं, जैसे क्रिश्चियन होते हैं वैसे ही ये अलग एक धर्म माना जाता है ज्यूस करके, जो कि यूरोप में मिलता है। इजराइल जो आप लोग सुनते हैं वो ज्यूस पीपल के लिए ही बनाया गया था। तो हिटलर क्या होता है, अभी बता दिया 1932 में इलेक्शन होता है और उसमें जो चांसलर बनाया जाता है हिटलर को, चांसलर मतलब पीएम
प्राइम मिनिस्टर ही आप लोग समझ सकते हैं। उस समय प्रेसिडेंट रहते हैं हिंडनबर्ग एक प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जिस समय हिटलर जो है वो इलेक्शन जब जीतता है तब। अब जूस पीपल कौन थे, तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग थे या बिजनेसमैन लोग थे, हम लोग बोल सकते हैं। कहाँ पर, जर्मनी में और यूरोप में बहुत सारे इनके बिजनेसमैन हुआ करते थे और बहुत सारे नौकरियों में भी ये वहाँ पर हुआ करते थे। तो हिटलर ने जैसे जैसे हिटलर का पावर बढ़ते गया तो उसने क्या कर दिए, जितने भी नाजी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी थे उस सबको बैन कर दिया। उसके जो लीडर हैं उसको क्या कर दिया, अरेस्ट करवा देता था। लोगों के अधिकार छीन लिए गए और धीरे धीरे वो क्या होता गया, एक लीडर से एक डिक्टेटर बन गया। और उसने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना रखे थे। कॉन्सेंट्रेशन कैंप को हम लोग बोलते हैं प्रताड़ना केंद्र। यानी कि जो भी अगर नाजी पार्टी के खिलाफ जाता, हिटलर के खिलाफ जाता, तो उसको उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भरकर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित किया जाता था, खाने पीने के लिए खाना नहीं देते थे अच्छे से। तो ये सब चीज़, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप। फिर हिटलर ने कुछ बहुत सारे अच्छे भी काम किए अपने देश के विकास के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेकिन उसने हथियार वगैरह ज़्यादा बनाने स्टार्ट कर दिए और रोड्स वगैरह भी बहुत सारे कंस्ट्रक्ट करवाए गए। बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती किया, बहुत सारे लोगों को क्या किया, उसने जॉब वगैरह दिया। तो इससे कुछ इकोनॉमिक कंडीशन सुधरी। लेकिन वो क्या चाहता था, ये बदला लेना चाहता था वर्ल्ड वॉर 1 का। तो हिटलर ने, हाँ, ये वही वाला डायलॉग दिया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, दादा का बाप का, दादा का भाई का, सबका बदला ले गए थे और फैजल। तो जो हिटलर था वो बिल्कुल फैजन खान की तरह क्या हुआ था, जर्मनी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसको वापस दिलाने के लिए और उनका बदला लेने के लिए आया था। अब ये अभी बताए, जो जर्मन रेस है इसको क्या मानता था, वो सुप्रीम मानता था। जर्मन रेस यानी कि जर्मन सबसे अच्छे हैं, सबसे उच्च क्वालिटी के हैं, और जो ज्यूस हैं वो सबसे लोअर या इंफीरियर हैं। तो जूस से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। और जो वर्ल्ड वॉर 1 में इनका हार जो हुआ था जर्मनी का, उसके पीछे भी वो ज्यूस को जिम्मेदार मानता था। तो उसने अपने देश से जितने भी ज्यूस थे पहले तो उनको नौकरी से निकाल दिया, उसके बिजनेस वगैरह छीन लिए। और यूरोप में जितने भी ज्यूस थे उन सबको उसने क्या किया, पकड़ पकड़ कर लाया और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। अब उनको क्या किया गया, अब इसके बाद जो आता है होलोकॉस्ट ऑफ जूस या मैसाकर ऑफ जूस, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि होलोकॉस्ट क्या था। तो होलोकॉस्ट क्या है अभी देखेंगे। मैसाकर या एक और वर्ड आता है जीनोसाइड। जीनोसाइड को हम लोग बोलते हैं नरसंहार या हत्याकांड, है ना। तो यहाँ पर जितने भी ज्यूस थे, बहुत सारे कंट्रीज के आसपास के, यूरोप के और अपने जर्मनी में जितने भी ज्यूस थे, उन सबको क्या किया, 1941 से लेकर 1945 के बीच में, है ना, हिटलर ने क्या किया, सबको पकड़वाया और सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया और वहाँ पर, या उसको हम लोग गैस चैम्बर भी बोल सकते थे, बहुत सारे गैस चैम्बर बनाए गए थे और वहाँ पर उनको डालकर पॉइजनस गैस उनको छोड़ दिया जाता था। पॉइजनस गैस, जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था और लोग जो है तड़प तड़प कर, इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता था, खाना नहीं दिया जाता था, और पॉइजनस गैस छोड़ दिया जाता था। जब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे तो पॉइजनस गैस छोड़ने से, जहरीली गैस छोड़ने से उनका जो दम है वो घुट जाता था और वो मर जाते थे। तो ऐसे 60 लाख जो ज्यूस पीपल थे उनको इस टाइप से गैस चैम्बर्स में भर कर मार दिया गया था हिटलर के द्वारा। और 50 लाख से ज़्यादा ऐसे जो लोग थे जो कि नॉन ज्यूस थे, जो ज्यूस नहीं थे फिर भी, जैसे जो पोलिश थे, पोलैंड से थे, और जो क्या हो चुके थे, जो रसियन थे, है ना, रसियन जो थे हैंडीकैप्ड थे, जो उनको लगता था ये किसी काम के नहीं है, हैंडीकैप्ड, उन सबको मार दिया गया था। इसी को, जो एक साथ बहुत सारे लोगों को जब मार दिया जाता है, उसी को जीनोसाइड, नरसंहार बोलते हैं। या जो ज्यूस पीपल को मारा गया था 60 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से ज़्यादा नॉन ज्यूस पीपल को मारा गया था, इसी को होलोकॉस्ट बोलते हैं। तो ये होलोकॉस्ट क्या था, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। सेकंड वीडियो में हम लोग वर्ल्ड वॉर देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के बारे में। थैंक यू।